नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया फोर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, यहाँ मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 पेपर 1 एमपीपीएससी मेंस पेपर 3 और उसको डिस्कस करेंगे हम कि भाई पेपर 3 में सिलेबस क्या क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है ना। उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं और यूनिट 7 को आज हम देखेंगे, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं टफेस्ट पार्ट माना गया है एमपीपीएससी का। तो हम उसको डिस्कस करते हैं ना, समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, इन सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। तो एमपीपीएससी मेंस जनरली जो आपको पता होगा, पेपर 3, ठीक, पेपर 3 कितने मार्क्स का है? 300 मार्क्स, जिसमें यूनिट 1 आपका क्या है? फिजिक्स, यूनिट 2 केमिस्ट्री, जिसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। ठीक, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेपर 1 यानी एमपीपीएससी मेंस पेपर 3। ठीक, तो यूनिट 1 क्या होगा? इसमें आपका फिजिक्स यानी भौतिकी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 केमिस्ट्री, यूनिट 3 बायोलॉजी, यूनिट 4 कंप्यूटर, यूनिट 5 मैथ्स, यूनिट 6 सोशल इशूज़, हेल्थ एंड सोशल इशूज़, यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनिट 8 एनर्जी, यूनिट 9 इन्वायरमेंट, यूनिट 10। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यूनिट 10, तो यूनिट 10 में होगा यहाँ पर भूगर्भ शास्त्र, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। इन सबको, ये आपका है पेपर 3 मेंस का, यानी जिसको हम बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है, टोटल 300 मार्क्स का है और ईच यूनिट्स कैरी 30 मार्क्स, यानी प्रत्येक यूनिट से कितना आएगा आपका? 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो अगर 10 यूनिट्स हैं तो 30 × 10 कितना हो गया आपका? 300 मार्क्स का। अब यहाँ पर ये नया पैटर्न अभी पेपर रिसेंटली हुआ भी था आपका अप्रैल में, 24 अप्रैल से, वहाँ पर आपने रिसेंटली पेपर में देखा भी होगा, जो उन्होंने क्लासीफाई किया था पर यूनिट को, यानी ईच यूनिट क्या कैरी करेगा आपका? 3 मार्कर के 3 क्वेश्चंस, टोटल 9 मार्क्स का, 5 मार्कर 2 क्वेश्चंस यानी 10 मार्क्स और 11 मार्कर 1 क्वेश्चन यानी 11, टोटल 30 मार्क्स होंगे आपके ईच यूनिट से। और यहाँ हम आज स्टडी करने वाले हैं यूनिट 7, ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि भाई यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ आने क्या क्या वाला है और यहाँ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को। और यूनिट 7 से भी कितने क्वेश्चंस बनेंगे आपके? 3 क्वेश्चन होंगे आपके 3 मार्कर, 5 क्वेश्चन होंगे 2 यानी 2 क्वेश्चन होंगे 5 मार्कर और 1 क्वेश्चन होगा 11 मार्कर, यानी 3 नंबर के 3 प्रश्न, 5 नंबर के 2 प्रश्न और 11 नंबर का 1 प्रश्न होगा। इस प्रकार से आपका टोटल 30 नंबर का आएगा यहाँ पर। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई समझते हैं चीज़ों को कि यहाँ आपका सिलेबस क्या क्या है। यूनिट 7 का आपका जो है वो सिलेबस क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जनरली जो आपको पहला यूनिट हम बात करते हैं, यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। किसकी स्टडी करेंगे? स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक, स्पेस टेक्नोलॉजी यानी टोटल हम बात करते हैं कि भाई पहला यूनिट जो है आपका वहाँ होगा कि भाई जहाँ पर आपको पहला यूनिट में ही आपने देखा होगा कि भाई तकनीकी यानी स्वदेशी तकनीकी की कमियाँ,
देश तकनीकी की कमियां 7 यूनिट का पहला ही पार्ट है। मानव जीवन में प्रौद्योगिकी का योगदान। फिर आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट दिए गए हैं भारत के विभिन्न या वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियां, ये टॉपिक है आपका। उसके बाद फिर आपको दिया गया है वहीं पर नीचे इसके प्रक्षेपण यान, भू स्थिर उपग्रह, ये 7 यूनिट का सिलेबस मैं बता रहा हूँ। देन उसके बाद आपको नीचे दिया गया होगा जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के बाद आपने पढ़ा होगा क्लोन्स, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद आप पढ़ेंगे ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ठीक है, यानी IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। देन इसके बाद अगला टॉपिक आपका होगा, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे यहीं पर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा यहाँ पर भारत के विभिन्न वैज्ञानिक यानी इंडियन साइंटिफिक स्कॉलर्स या आपके वैज्ञानिक। देन उसके बाद होगा इंटरनेशनल अवार्ड्स आपके साइंस के फील्ड से या इंटरनेशनल एंड नेशनल अवार्ड्स रिलेटेड टू साइंस, इसकी स्टडी हम करेंगे। टोटल साइंस का सिलेबस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है ना, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। अब यहाँ मैंने आपको जो चीज़ें दी है स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड क्या पूछे गए हैं, इंस्टीट्यूट पूछे गए, इससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आपको डिस्कस किए गए हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं। फिर इसके बाद दिया गया है इंडियन साइंटिस्ट, रोबोटिक्स एंड AI, बायोटेक्नोलॉजी और GPS एंड GIS टेक्नोलॉजी, ये सब आपको साइंस में यहाँ पर पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ, आज का टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो पहले हम चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। भाई पहला ही क्वेश्चन है मेरा कि स्पेस टेक्नोलॉजी तो तब आपको समझ में आएगी जब आपको ये पता होगा स्पेस क्या है। व्हाट इज स्पेस? अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तो तभी समझेंगे आप, ठीक है। अंतरिक्ष है क्या? अंतरिक्ष अनंत, स्पेस इनफाइनाइट। जनरली देखो, अगर हम बात करते हैं स्पेस क्या है, नॉट डिफाइन है। चारों तरफ हम भी कहाँ पर हैं, स्पेस में। या आपने वो थ्योरीज पढ़ी होंगी, सबसे पहले ये पृथ्वी की उत्पत्ति की थ्योरी, ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। फिर आपने पढ़ा होगा क्लाउड थे, हाइड्रोजन गैस के क्लाउड थे और उन क्लाउड से क्या बना, नेबुला, ठीक है। यानी हाइड्रोजन गैस के क्लाउड को ही हमने क्या बोला, नेबुला। नेबुला से ही क्या बना आगे, आपको याद हो, ये जियो में आपने पढ़ा होगा। फिर जाके पृथ्वी की उत्पत्ति होती है और पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद, ठीक है, तो पृथ्वी किसका पार्ट है, सोलर सिस्टम का। और पूरा सोलर सिस्टम कहाँ है कि भाई सोलर सिस्टम किसका पार्ट है, यानी सौरमंडल किसका हिस्सा है, आकाश गंगाओं का। ऐसी बहुत सारी आकाश गंगाओं से मिलकर क्या बना है, ब्रह्मांड। ऐसे ब्रह्मांड से मिलकर ऐसे ब्रह्मांड को क्या बोला हमने, अंतरिक्ष बोला है। तो जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते, यानी सब कुछ कहाँ पर है, स्पेस में है। लेकिन हम स्पेस टेक्नोलॉजी की यहाँ पर स्पेस टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन है FAI, इसने क्या किया है कि स्पेस को डिफाइन कर दिया, यानी इनर स्पेस और आउटर स्पेस, आंतरिक अंतरिक्ष और बाह्य अंतरिक्ष। इन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे ये सैटेलाइट्स, ऐसा आपका एस्ट्रोनॉट्स होंगे। ये आपका क्या है, आपका चंद्रयान जब गया था तो 2 चीज़ें गई थी यहाँ पे, एक लैंडर और एक रोवर। तो इन ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रोवर। ये क्या होगा आपका, स्पेस क्राफ्ट, है ना, अंतरिक्ष यान। तो शुरू करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। तो स्पेस टेक्नोलॉजी को शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि भाई व्हाट इज़ कार्बन लाइन, है ना। कार्बन लाइन क्या होगी, और यही कार्बन लाइन डिसाइड क्या करती है, आपका अंतरिक्ष। यही कार्बन लाइन क्या डिसाइड करेगी, अंतरिक्ष को डिसाइड करेगी। सबने पढ़ा होगा, जब हम बात करते हैं जियो में पढ़ते हैं कि पृथ्वी से सबसे पहला मंडल कौन सा होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। लेकिन यहाँ कहीं अंतरिक्ष की बात हुई क्या, ये तो सिर्फ हमने मंडल में बांट दिया, बोल दिया बहिर्मंडल कहाँ है, ये सब किसके, पृथ्वी के, हमने किसके, वायुमंडल के आधार पर बांट दिया। लेकिन जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी के आधार पर एक पर्सन थे जिनका नाम था थियोडोर वॉन कार्मन। क्या नाम था उनका, थियोडोर वॉन कार्मन। हंगेरियन साइंटिस्ट थे। कहाँ के थे, हंगेरियन साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या डिफाइन किया है कि भाई अर्थ के बारे में इन्होंने क्या बताया है, इनर स्पेस और आउटर स्पेस। एक इमेजनरी लाइन डिसाइड की इन्होंने, ये क्या है, एक आपकी
काल्पनिक रेखा है। ये क्या है आपकी काल्पनिक रेखा है, यानी कि इमेजिनरी लाइन होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। ठीक, और उसके बाद इन्होंने बताया ये जो है क्या आपका कितना डिस्टेंस होगा, ये होगा सी लेवल, ये है आपका समुद्र तल, जिसको हम बोलते हैं सी लेवल, और ये एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा आपका 100 किलोमीटर या अप्रॉक्सीमेट 62 माइल। और इसको ही क्या बोला है, इसका जो एरिया होगा इसको हम बोलते हैं इनर स्पेस, इनर स्पेस हो जाएगा, और ये आउटर स्पेस, यानी शुद्ध हिंदी में तो ये इसको बोलते हैं हम आंतरिक अंतरिक्ष, और ये होगा बाह्य अंतरिक्ष। ठीक, इनर स्पेस एंड आउटर स्पेस की जो थ्योरीज है वो यहाँ आया। ये कार्बन लाइन है, तो अब अगर हम डिफाइन करेंगे तो कार्बन लाइन क्या है, इट इज़ अ इमेजनरी लाइन, या इमेजनरी है ना, इट इज़ अ इमेजनरी लाइन बिटवीन इनर या एटमॉस्फेयर, इनर एटमॉस्फेयर एंड आउटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, अबव कितना हो जाएगा आपका, एट द एल्टीट्यूड ऑफ एबव 100 किलोमीटर सी लेवल, यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, जिसे क्या बोला गया है, कार्बन रेखा बोला गया है। कहाँ से, समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके नीचे जो है वो किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र होगा, और इसके ऊपर क्या होगा, बाह्य अंतरिक्ष होगा। क्या होगा, बाह्य अंतरिक्ष। इन दोनों चीज़ों को समझना कि ये भाई बाह्य अंतरिक्ष क्या है, और इन सारी चीज़ों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ कार्बन लाइन, कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने सबसे पहले कार्बन लाइन क्यों पढ़ा, क्योंकि याद हो आपको, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किसका यूज़ हुआ था, बैलून्स का यूज़ हुआ था, गुब्बारों का यूज़ हुआ था, जिसमें कैमरे लगा के उन्होंने लोगों की मॉनिटरिंग की थी। मतलब सेनाओं के बंकर्स देखे थे, कहाँ पर कौन सी चीज़ है, ये सब कैमरे की सहायता से वहाँ हुआ। लेकिन एक चीज़ याद हो आपको, ठीक है, उस टाइम पर ये बैलून से देखा गया था, ये सारी चीज़ें संभव हुई थी। लेकिन क्या अभी प्रेजेंट टाइम पर हम कैसे पता कर लेते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की सहायता से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट से हम सैटेलाइट इमेज से पता कर लेते हैं भाई कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या कहाँ पर नहीं है। लेकिन उस टाइम पर चीज़ें नहीं थी, तो उस टाइम पर होता क्या है, एक पर्सन था जो क्या करता है, कार्बन लाइन को डिसाइड करता है कि भाई कार्बन लाइन होगी क्या, कि अर्थ सरफेस से कितना 100 किलोमीटर के ऊपर, इसको हमने क्या बोला, बाह्य अंतरिक्ष, और इसके नीचे का आंतरिक अंतरिक्ष। तो इसके जो नीचे का हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं किसी भी राष्ट्र का वायु क्षेत्र, किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, सभी राष्ट्र का स्वामित्व। ठीक है, यहाँ तो सभी कंट्रीज़ का पार्ट होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या होगा, क्षेत्र होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, याद हो इंडिया का सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडिया के लिए बैन कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान ने इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस भी बैन कर दिया, तो इंडिया फिर क्या था, पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि जो भी फ़्लाइट्स होती है वो 100 किलोमीटर के नीचे जाती है, मतलब कार्बन लाइन के नीचे फ्लाई करती हैं, और कार्बन लाइन के नीचे उड़ेंगे तो वहाँ उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की परमिशन रिक्वायरमेंट होगी। और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस किसके लिए बैन कर दिया था, इंडिया के लिए बंद कर दिया था। फिर इंडिया को क्या करना पड़ रहा था, ऐसे घूम के जाना पड़ रहा था। याद हो मोदी जी की यात्रा थी अरब कंट्रीज़ के लिए, UAE जा रहे थे, तो उनको घूम के जाना पड़ा था, यानी पाकिस्तान ने अपना एरो स्पेस उनको यूज़ नहीं करने दिया। लेकिन अभी रिसेंटली याद हो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में, तो जो इंडिया का मिशन गंगा चला था, इंडिया ने क्या किया था कि भाई यूक्रेन से अब इंडिया के स्टूडेंट्स को लेके आ रहे थे, उसके लिए पाकिस्तान ने अपना एरो स्पेस जोन को क्या किया था, ओपन कर दिया था कि आप फ्लाइट्स को यहाँ से ले जा सकते हो। तो ये सब किस बेसिस पर हुआ है, ये कार्बन लाइन की बेस पर। ये है ज़रूर इमेजनरी, पर ये क्या डिसाइड करती है, किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र और बाह्य अंतरिक्ष। तो जितनी भी गतिविधियां हम पढ़ते हैं स्पेस में, वो सब किसका पार्ट होगी, आउटर स्पेस का। तो यहां समझते हैं, ठीक है। ठीक, मैं यहां किसकी बात कर रहा हूं, कार्बन लाइन। ठीक,
तो कार्मल लाइन क्या है? कार्मल लाइन एक काल्पनिक रेखा है, यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर के ऊपर एक काल्पनिक रेखा को कार्मल लाइन कहते हैं। इस रेखा के ऊपर बाह्य अंतरिक्ष और उसके नीचे किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र होता है। क्या होगा? किसी भी पर्टिकुलर राष्ट्र का वायु क्षेत्र होगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ये क्या है? पृथ्वी है, ये क्या है? कार्बन रेखा होगी, तो यहाँ क्या होगा? बाह्य अंतरिक्ष, या जिसको क्या बोलते हैं हम? आउटर स्पेस। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ये एल्टीट्यूड हो जाएगा 100 किलोमीटर या 62 माइल्स, ठीक। और ये क्या है यहाँ आपका? सी लेवल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आंतरिक अंतरिक्ष या किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र, ठीक। तो द बाउंड्री बिटवीन आउटर स्पेस या द बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड स्पेस इज साइंटिफिकली कॉल्ड कार्मल लाइन, ठीक है। यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की जो एक वैज्ञानिक, जो हम साइंटिफिकली कॉइल्ड जिसको बोल देते हैं, वो क्या है आपकी? ये जो विभाजन है वो किसके आधार पर हुआ है? कार्मल लाइन, है ना। इट इज़ कॉल्ड कार्मल लाइन। बाय द वे इट इज़ नॉट अ बाउंड्री लाइन, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लाइन, बट एन एरिया विच डिटरमाइन द बाउंड्री बिटवीन ट्रेवल्स एंड स्पेस। यानी अगर हम बात करते हैं ना, एयर ट्रेवल एंड स्पेस ट्रेवल, दिस इज द साइंटिफिक बेसिस फॉर द डिटरमाइन, व्हाइल इट इज़ नॉट द एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एंड नहीं है यहाँ पर, एटमॉस्फेयर तो आपके आगे भी है, बट ये क्या है? एक इमेजनरी बाउंड्री है जो डिसाइड करता है एयर ट्रेवल है कि स्पेस ट्रेवल है, ठीक है। यानी वायु यात्रा है या अंतरिक्ष यात्रा है, ये दोनों कौन डिसाइड करता है? आपका कार्मल लाइन। जैसे कि आपको याद हो 2021 में बहुत सारे साइंटिस्ट या बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी ओपन हुई हैं जो अंतरिक्ष में पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेस टूरिज्म। सबसे पहले स्पेस टूरिज्म पे जाते हैं एक पर्सन थे, डेनिस टीटो। रशिया के थे यानी यूएस के थे डेनिस टीटो, जिनको रशिया के सोयूज से कहाँ भेजा जाता है? स्पेस में भेजा जाता है। तो प्रेजेंट टाइम पे 2021 में आपने देखा होगा बोइंग, ठीक है। उसके बाद आपका है ना, जिसको हम बात करते हैं एलन मस्क की कंपनी, इन दोनों ने सबने मिलकर क्या किया था? स्पेस टूरिज्म को प्रमोट किया है, ठीक है, ठीक है। यानी इन सभी ने किसको प्रमोट किया है? स्पेस टूरिज्म को। तो जनरली ये है कि आपकी कार्मल लाइन है, कार्मल लाइन के क्या हो, ऊपर क्या होगा? किसी भी राष्ट्र का वायु क्षेत्र कार्मल लाइन के नीचे, और ऊपर क्या होगा? आउटर स्पेस या बाह्य अंतरिक्ष होगा, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनेशनल बाउंड्री। इट इज़ द कार्मल लाइन इज द इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री ऑफ स्पेस, या अंतरिक्ष की बाउंड्री किसको बोला गया है? कार्मल लाइन। कार्मल लाइन के ऊपर क्या होगा? आउटर स्पेस होगा, यानी बाह्य अंतरिक्ष होगा या अंतरिक्ष होगा, और उसके नीचे क्या होगा? किसी भी राष्ट्र का वायु क्षेत्र। और ये डिसाइड किसने किया था? फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल्स, ये जो कंपनी है आपकी, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसने डिसाइड किया था। और ये थियोडोर कार्मन कौन थे? थियोडोर कार्मन एक साइंटिस्ट थे, एरोनॉटिकल साइंटिस्ट थे या एस्ट्रोनॉट्स थे। कहाँ से थे? ये हंगेरियन साइंटिस्ट थे। कौन सी कंट्री से थे? है ना, हंगेरियन। तो ये सारी चीज़ें किसका पार्ट हो जाएगा? आपका कार्मल लाइंस, ठीक। अब यहाँ से शुरू होगा आपका, ठीक है, यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर है। चलो मैं बात करता हूँ। अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट नहीं किया। जनरली आपने स्पेस टेक्नोलॉजी जो पढ़ा होगा, सीधा रॉकेट उड़ाते हैं। भाई रॉकेट नहीं, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये लेक्चर जो है, पहला लेक्चर, यहाँ हम मीन्स में सिर्फ भूमिका बना रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। आगे के चीज़ों नहीं तो फिर आप लिख ही नहीं पाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा तो लिखोगे क्या? और रट के कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होते। तो ये क्रोनोलॉजी चल रही है, उसको समझने के लिए समझते हैं इसको। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अभी थियोटिकल चीज़ें समझी। कौन सी चीज़ें समझी? थियोटिकल चीज़ें समझी। अब इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके आते हैं फ्लोर पर। आपको मैंने बताया कि भाई कार्मल लाइन क्या है कि भाई 100 किलोमीटर ना, एट द एल्टीट्यूड ऑफ 100 किलोमीटर अबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है कार्मल लाइन है। ये डिसाइड क्या कर देती है कि भाई किस किस में? आउटर स्पेस, बाह्य अंतरिक्ष और इनर स्पेस,
इनर स्पेस को ही हमने क्या बोला है, किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र। अब मैं आपको थोड़ा सा करंट से और अपडेटेड करा रहा हूँ चीज़ें, अगर आपको याद हो या सुना हो, आपको याद हो 27 मार्च या 28 मार्च 2019, ठीक है, या हम बोलते हैं मार्च 2019, भारत ने एक टेस्ट किया था जिसको बोला गया था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति ये मोदी जी की, ठीक है, याद हो किसके द्वारा सक्सेसफुल था, DRDO और इसरो, इन दोनों का कंबाइंड मिशन था, जिसमें हमने क्या किया था, एक लाइव सैटेलाइट को या जीवित सैटेलाइट को क्या किया था, मार गिराया था, है ना, शूट डाउन किया था हमने, मार गिराया था। किसने, इंडिया ने, अपने ही सैटेलाइट को, और एक मैसेज दिया था पूरी दुनिया को। और ये कहाँ पे था सैटेलाइट, ये सैटेलाइट था बाहा अंतरिक्ष में। कहाँ था, बाहा अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट था, उसको हमने क्या किया था, ये इसको मार गिराया था। किसने, DRDO और इसरो का कंबाइंड मिशन था। इस मिशन को नेम दिया था मिशन शक्ति। तो ये मैसेज था पूरे वर्ल्ड को कि कोई भी पर्सन हमारी क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शूट डाउन कर सकते हैं। इसको रिलेट कैसे करूँगा अभी समझना, ठीक है। तो ये इसके अंदर किसी राष्ट्र का वायु क्षेत्र, यहाँ भारत ने क्या किया, आउटर स्पेस के किसी भी चीज़ को मार के गिरा दिया। भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश था। ऐसा कौन कौन कर चुका था, अमेरिका, रशिया, चाइना और चौथी कंट्री बना भारत, यानी चार, और चौथा कंट्री जो था, फोर्थ कंट्री था जो ऐसा इसने किया। अब एक चीज़ तो हो गई कि भाई इनर स्पेस पर किसका स्वामित्व है, किसी राष्ट्र का, यानी भारत के ऊपर भारत का वायु क्षेत्र होगा, पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का। और अब आउटर स्पेस की बात हो रही है बेटा, किसकी, आउटर स्पेस यानी बाह्य अंतरिक्ष। अब बाह्य अंतरिक्ष पर क्या हो गया, ये सबका स्वामित्व, यानी ओन बाई ह्यूमन या ओन बाई ऑल कंट्रीज। तो ये सबका जब स्वामित्व है हर किसी का, तो आपको एक चीज़ पता हो कि भाई यहाँ क्या होने लगेगा, साउथ चाइना सी जैसी कंडीशंस बनने लगी, जैसे दक्षिण चीन सागर। इसके सामने आपको याद हो, फिलीपींस कहता है मेरा है, जापान कहता है मेरा है, और अमेरिका कहता है मेरा, और चाइना कहता है हमारा है। तो जब ऐसी कंडीशंस होंगी तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे ना सभी के बीच में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे, जो क्या होंगे, कहीं ना कहीं एक युद्ध का कारण बन सकते हैं। अब ऐसी कंडीशंस होगी तो फिर क्या करना चाहिए कि भाई आउटर स्पेस है, क्या है, आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, बाह्य अंतरिक्ष पर। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक ये तो समस्याएं शुरू हो जाएंगी। अब समस्याएं शुरू क्यों हो जाएंगी, क्योंकि समझना 4 अक्टूबर 1957 को कौन, रशिया कहाँ पहुँचता है, स्पेस में, आपको याद हो, ठीक है। सबसे पहले किसने, रशिया ने 4 अक्टूबर 1957 को, ठीक है, अपना पहला उपग्रह क्या किया था, अंतरिक्ष में भेजा था। क्या भेजा था, अपना पहला उपग्रह भेजा था अंतरिक्ष में। अब ठीक है, पहला रशिया ने यहाँ पर भेज दिया। अब इसके बाद USA ने भेजा, फिर UK भी आ गया आपका। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके क्या है, सभी देशों ने अपनी स्पेस एजेंसियां बना ली। रशिया क्या बना लेता है, रॉसकॉम या रॉसकॉस्मोस। USA क्या बना लेगा भाई, नासा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का अलग बन जाता है आपका ESU। ऐसी कंडीशंस हो जाएगी तो भाई जो कंट्री डेवलप्ड है वही जाके चंद्रमा पर कब्जा कर लेंगे। जो पहले चंद्रमा पर पहुंच गया, कि भाई सबसे पहले मून पे कौन पहुंचा है, कि बोले US वाले पहुंचे, नील आर्मस्ट्रांग, तो भाई पूरा मून किसका हो जाएगा, अमेरिका का। ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी तक, जिनका स्पेस प्रोग्राम ही डेवलप नहीं हुआ, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए ही UN जो एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद हो, UNO या UN, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, इसने क्या किया है, इन डिस्प्यूट को रोकने के लिए एक ट्रीटी बनाई है जिसको बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी, या जिसको बोला जाता है बाह्य अंतरिक्ष समझौता।
इसको क्या बोलते हैं? बाह्य अंतरिक्ष समझौता, आउटर स्पेस ट्रीटी। अब समझते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी थी क्या और इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये ट्रीटी किस टाइप का है? द आउटर स्पेस ट्रीटी वाज फॉर्मली नोन एज द ट्रीटी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट इन द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। यानी है क्या? एक बाह्य अंतरिक्ष समझौता एक क्या है? प्रिंसिपल है। क्या है? एक आपका एक सिद्धांत है। बाह्य अंतरिक्ष संधि को ही क्या बोला गया है? औपचारिक रूप से चंद्रमा यानी कि मून और अन्य खगोलीय पिंड सहित बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण और उपयोग में राज्य की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत हैं। इनके रूप में किसको जाना जाता है? आउटर स्पेस ट्रीटी। होता क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ठीक है, रोड देखा होगा जनरली आपने, ये दो प्लॉट हैं, इधर प्लॉट एक इधर प्लॉट, बीच में 30 फीट का रोड रहता है। वो रोड ना तो इधर वाले का है ना इधर वाले का है, लेकिन दोनों क्या करते हैं? 5-5 फीट कब्जा कर लिया। तो इनको देख के सभी 5-5 फीट कब्जा कर लेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो रोड बचेगा ही नहीं। ऐसे ही आउटर स्पेस को अगर आप सभी ने ध्यान नहीं दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक डिस्प्यूट का क्षेत्र बन जाएगा, जहाँ क्या हो जाएंगे? वॉर स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया है? ये क्या बना? एक ट्रीटी बना, किसके बीच में? यानी यूएनओ का एक ट्रीटी है जिसको किसके नाम से जानते हैं हम? आउटर स्पेस ट्रीटी या बाह्य अंतरिक्ष संधि या समझौता। और इसका मेन क्या था? इसको ही क्या बोलते हैं? द ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग एक्टिविटीज ऑफ स्टेट एक्सप्लोरेशंस ऑफ स्पेस, है ना, एक्सप्लोरेशंस एंड द यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। यानी इसी संधि को चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के अन्वेषण, ठीक है, और बाह्य अंतरिक्ष में उपयोग के लिए इनकी गतिविधियों को क्या करता है? ये नियंत्रण करता है, नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल स्पेस लॉ। दिस ट्रीटी इज फॉर्मली नॉन एज इंटरनेशनल स्पेस लॉ, या इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है? ठीक है, 27 जनवरी को यूएसएसआर, या हम बोल सकते हैं 27 जनवरी 1967 को यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ और उसके बाद आपका यूके एंड यूएसए, इनके बीच में क्या होता है? एक हस्ताक्षर होते हैं। और जो इन्फोर्समेंट में कब आएगा? 10 अक्टूबर 1967 को, यानी जो इफेक्ट ऑफ हुआ है आपका 10 अक्टूबर 1967 को, जिसको ही क्या बोला है? बाह्य अंतरिक्ष समझौता या बाह्य अंतरिक्ष संधि। इट इज़ वाज इनिशियली साइंड बिटवीन द यूएस, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट, है ना, यूएसएसआर ऑन जनवरी 27, 1967 एंड इट केम to effect on October 1967, या it came force on 10th October 1967, as now 109 countries are the part of या parties of the treaty। 109 सदस्य वर्तमान समय में इस संधि को हस्ताक्षर कर चुके हैं। 23 कंट्री, यानी इन्होंने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 23 countries have not signed but have ratified it। होगा क्या? देखो समझना, कुछ देश हैं जिनके पास क्या नहीं है खुद का, जैसे कुछ कंट्रीज़ के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल नेपाल, इनका कोई स्पेस एजेंसी नहीं है। भूटान, इनका कोई स्पेस एजेंसी नहीं है। तो वो इस ट्रीटी का पार्ट हो या ना हो, पर वो वायलेशन ही नहीं करेंगे तो पार्ट क्या होके क्या करेंगे? तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसीलिए इंपॉर्टेंट थी, आउटर स्पेस ट्रीटी बनाई गई। ये यूपीएससी में बनते हैं सारी चीज़ें, पर मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको एक भूमिका बनेगी, चीज़ें समझ पाएंगी। फिर एक आपने सुना होगा, एक और चीज़ एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके की पॉइंट्स क्या होंगे कि इस ट्रीटी जो है, हालांकि ये आपके मेंस का पार्ट ही नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ इसका उद्देश्य क्या होगा, एम क्या होगा, कि भाई ये जो संधि बनी है इसके उद्देश्य क्या होंगे। इसका पहला उद्देश्य था मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर एंड मैनकाइंड, मानव कल्याण, ठीक है। क्या होगा इसका, क्योंकि यूएनओ का जो एम है वही पूरे मानव, यानी पीस, ह्यूमन, मैनकाइंड, है ना। पहला तो क्या करना है, शांति बनाए रखना है। दूसरा क्या करना है, इसमें मानव कल्याण के लिए भाग। अब अंतरिक्ष को क्या बोला गया है, भाई अंतरिक्ष में क्या होती है, खोज की जाती है, वहाँ क्या होता है, रिसर्च होते हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, रिसर्च होगी यहाँ पर स्पेस में। और अगर कोई भी कंट्री रिसर्च करता है तो वो पूरे वर्ल्ड के लिए होगी। किसके लिए होगी, पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर नासा ने कोई भी खोजा है चीज़ तो वो पूरे विश्व के साथ शेयर करेगा। इंडिया अगर मून पे कुछ भी खोजता है तो वो सबके साथ शेयर करेगा। लेकिन अगर कुछ भी कैजुअलिटी होती है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, वो कंट्री खुद रिस्पॉन्सिबल होगी। ये ट्रीटी थी। पर इस ट्रीटी के साथ में अगर हम देखें तो चैलेंजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस यही है कि भाई यहाँ पर लेक ऑफ अथॉरिटीज़, कोई भी क्या नहीं है, एक प्राधिकृत नहीं है, कोई भी अधिकार है ना, अथॉरिटी नहीं है, संधि है, ये कानून नहीं है ना। कोई ब्रेक करेगा उसके खिलाफ अगेंस्ट में कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा, क्रिटिसिज्म होगा बस। तो इसको क्या बना रहा है, लेक ऑफ अथॉरिटीज़ है। ठीक है। दूसरा इसमें अगला क्या है कि प्राइवेट प्लेयर बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए। क्या हो गए, प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व हो गए। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है, ब्लू ओरिजिन, स्पेस एक्स, ये सब कंपनीज़ क्या है, इन सब बीइंग है ना। और अगर हम बात करें बोइंग, ये सब कंट्रीज़ क्या आ गई हैं, ये यूएसए की कंपनीज़ हैं। फिर आपका जीरो टू इन्फिनिटी, ये भी आपकी जर्मनी यानी यूके की, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ है। तो ये सब क्या हो गई है, ये कंपनीज़ स्पेस में क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को कर रहे हैं, स्पेस में सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं। तो जब प्राइवेट क्षेत्र, प्राइवेट चीज़ें इन्वॉल्व होंगी तो वहाँ पर कोई रेगुलेशंस नहीं होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, लेक ऑफ अथॉरिटीज़। अब यहाँ तक ये कहानी चलती है कब, 9th यहाँ पर आउटर स्पेस ट्रीटी। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की क्रोनोलॉजी समझते हैं। ठीक है, किसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं, इंडिया की। ठीक है, हम समझते हैं इंडिया की क्रोनोलॉजी। इंडिया में क्या सिनेरियो था उस टाइम पर। अब इंडिया इंडिपेंडेंट कब होगा, आपको सभी को पता होगा, 15 अगस्त 1947। उससे पहले की सिनेरियो की मैं बात करता हूँ। होगा क्या, आपको ने सुना होगा सीवी रमन। ठीक है, ये भूमिका है। इस लेक्चर में सिर्फ हम मेंस अभी स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ भूमिका समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जिससे कि आप स्पेस टेक्नोलॉजी समझ सकें। नहीं तो आप हमेशा लोग बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कठिन सब्जेक्ट नहीं। भाई कठिन सब्जेक्ट तो इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको पता नहीं है, क्रोनोलॉजी नहीं पता, चीज़ें क्या है, कैसे हुआ है, क्या है पता ही नहीं, सीधा डायरेक्ट इसरो शुरू कर दिया। भाई इसरो डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में आएगा ही नहीं ना। और यहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन दी है डायरेक्ट टीचर वो पढ़ाने लगा, वो तो कैसे भी समझ में नहीं आएगी, कभी भी समझ में नहीं आएगी, मतलब कहानी सुनना पड़ेगी। तो होता क्या है, सीवी रमन आपको याद हो, ठीक है, इनकी कहानी हम अभी पूरी नहीं सुनेंगे, सिर्फ इतना समझते हैं इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। ठीक, नोबेल प्राइज़ मिलता है, ये साइंटिस्ट थे इंडिया के। तो ये जब यूके में थे, कहाँ पर, यूके में, तो इनकी मुलाकात दो व्यक्तियों से होती है। एक व्यक्ति का नाम था जिसमें होमी जहांगीर भाभा और अनदर पर्सन जो थे आपके विक्रम अम्बालाल साराभाई। तो इनको जब नोबेल प्राइज़ मिलता है तो इसके बाद इनको बेंगलोर में एक कॉलेज का क्या बना दिया जाता है, चांसलर, या हम जिसको बोल सकते हैं कुलपति। ठीक है, ये बन जाते हैं वहाँ पर प्रिंसिपल, चांसलर या कुलपति बनते हैं। कौन, सीवी रमन। सीवी रमन को क्या बना दिया गया है, कुलपति, चांसलर, ये सब बना दिया गया है। ठीक, अब ये जब ये सीवी रमन कुलपति, चांसलर ये बन जाएंगे, अब सिनेरियो क्या होगा यहाँ पर, हर टीचर चाहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशंस में, या हर डायरेक्टर चाहता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग हों, एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हो। तो उसके लिए ही सीवी रमन, यानी यहाँ पर होगा क्या, सीवी रमन क्या करते हैं, दो लोगों को अप्रोच करते हैं कि भाई बेंगलोर में आके आप पढ़ाएं यहाँ पर। और ये दोनों लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर पीएचडी कर रहे थे। ठीक, तो यहाँ इनका इंट्रो में दे दूँ, विक्रम साराभाई जो थे वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, या फिजिक्स के एमिनेंट स्टूडेंट्स थे, टॉपर। और ये जो थे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, है ना, न्यूक्लियर में इन्होंने क्या कर रखा था, पीएचडी, या वर्ल्ड के उस टाइम के टॉप 5 हम बोल सकते हैं, या टॉप 10 साइंटिस्ट जो होंगे उनमें आपका होमी जहांगीर भाभा का नाम आता है।
तो किसके, सीबी रमन ने प्रयास किया, किसको लेके, होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई को इंडिया लेके आए और अपने कॉलेज में स्टडी के लिए शुरू किया। तो 1934 तक ये दोनों इंडिया आ जाते हैं और उसके बाद में होमी जहांगीर भाभा उस कॉलेज में पढ़ाना शुरू करते हैं और उसके बाद इनकी मुलाकात होती है किससे, टाटा जी से, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा कौन थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और याद हो आपको 1942 में 1942 में पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिक फर्मी के द्वारा शिकागो में बनाया गया, या शिकागो रिएक्टर बनाया गया 1942। उसके बाद ये जब न्यूज़ पूरे मीडिया में आती है सबके पास में, तो होमी जहांगीर भाभा बोलते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर तो मैं भी बना सकता हूँ। ठीक है, ये बात इन्होंने किसने 1934 के बाद में होमी जहांगीर भाभा बोलते हैं कि हम इंडिया को भी, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या थे, सब्स्टिट्यूट है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ के, या एनर्जी के सब्स्टिट्यूट है। तो इन्होंने बोला कि हम एनर्जी के लिए, और कोई भी बिजनेसमैन के लिए क्या है, एनर्जी एक इम्पॉर्टेंट है। उस टाइम पर जो थे जमशेदजी टाटा थे, तो टाटा ट्रस्ट के साथ में एक मीटिंग होती है किसकी, होमी जहांगीर भाभा की, और उसके बाद में दोनों मिलकर, कौन कौन, टाटा और होमी जहांगीर भाभा एक इंस्टीट्यूट की क्या करते हैं, नींव रखते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जिसको बोलते हैं हम TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल एंड रिसर्च। इसकी स्टडी कौन करता है, टाटा, यानी इसकी नींव रखी जाती है। और इसके पहले डायरेक्टर कौन होंगे, होमी जहांगीर भाभा। ये इस्टेब्लिश होगा 1945 में, क्योंकि 42 में वो बनेगा। अब होगा क्या, 45 में ये होगा, इसके बाद इसी का एक पार्ट हो जाता है स्पेस पार्ट, जिसमें होते हैं MGK मेनन। ठीक है, TIFR का ही पार्ट होता है स्पेस टेक्नोलॉजी, जिसके पार्ट होते हैं MGK मेनन। ठीक, और उसके बाद होता क्या है, धीरे धीरे 15 अगस्त 1947 को इंडिया क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। इंडिया आज़ाद हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, और उस टाइम पर होगा क्या, 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। तो याद हो 1948 में एक कमीशन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी कमीशंस। क्या होगा, एनर्जी कमीशन, या जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा आयोग। क्या बोलते हैं इसको, ऊर्जा आयोग। और ऊर्जा आयोग के प्रेसिडेंट कौन होंगे, होमी जहांगीर भाभा। और उपाध्यक्ष कौन होंगे, ये तो होंगे इसके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष होंगे विक्रम साराभाई। कौन होगा, विक्रम साराभाई। ये सिनेरियो इस समय होता है, क्योंकि याद हो 1948, उसके बाद 3 अगस्त 1954 को 1994 को इस देश में क्या होगा, परमाणु ऊर्जा विभाग बनेगा। परमाणु ऊर्जा विभाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, इस्टेब्लिश होगा किसकी लीडरशिप में, होमी जहांगीर भाभा की लीडरशिप में। अब याद हो पूरे वर्ल्ड में क्या सिनेरियो चल रहा था, 4 अक्टूबर 1957 USSR ये क्या बना लेता है 1957 तक अपना पहला, ठीक है, सैटेलाइट। ठीक, तो पहला सैटेलाइट बना लेता है रशिया अपना। ठीक है, अब पहला सैटेलाइट बनेगा, जिसको क्या नेम दिया था इन्होंने, स्पुतनिक 1। अब उसके बाद इंडिया में कंडीशंस क्या होगी, 1961 में वॉर हो जाएगा। आपको याद हो ये सिनेरियो चलेगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, चीज़ें चलती रहेंगी। फिर उस समय की सिचुएशन क्या थी, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, और इंडिया में आपको याद हो इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग कमीशन, पहली पंचवर्षीय योजना किसमें थी, फूड से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात ही नहीं कर सकते थे, हमारे पास खाद्यान्न में ही आत्मनिर्भर नहीं थे। तो हमने पहले खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की बात की, उसके बाद फिर आपको याद हो सेकेंड में हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स ओपन करने की। लेकिन उसके बाद इंडिया और चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडिया चाइना के साथ एक वॉर होगा, और उसके बाद में इंडिया क्या होता है, डिफीट होता है। उसके बाद, इससे पहले इंडिया क्या था,
याद हो आपको NAM नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष की नीति थी नेहरू जी की। तो वो गुट निरपेक्ष की जो नीति थी नेहरू जी की कि हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं है, ना USA के साथ है, ना रसिया के सोवियत यूनियन के साथ में। लेकिन 1961 के बाद इंडिया को एक चीज़ समझ में आ गई कि हमें किसी न किसी गुट के साथ जाना पड़ेगा, और इंडिया किसके साथ जाता है? USSR के साथ जाता है। हालांकि इंडिया की पॉलिसीज़ तो USSR से फेमिलियर थी, लेकिन हम फिर भी किसके साथ जाते हैं? USSR के साथ जाते हैं। उसके बाद USSR के साथ जाने के बाद होगा क्या? USSR के सपोर्ट से इंडिया में 1962 में, कब? 1962 में एक कमेटी बनेगी, किसके लिए? यानी आपका USSR इसको, इंडिया को क्या करता है? सपोर्ट करता है कि आपको स्पेस सेक्टर में भी काम करना चाहिए। इसके लिए क्या बनेगा? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस, ठीक है, प्रोग्राम एंड रिसर्च, स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च, जिसको बोलते हैं हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च। 1962 में क्या बनेगी? ये इंडियन नेशनल कमेटी बनेगी, और इसका अध्यक्ष कौन होगा? प्रेसिडेंट कौन होगा? विक्रम साराभाई। PM को, यानी इस समय इसका प्रेसिडेंट कौन होगा? अध्यक्ष कौन होगा इस कमेटी का? विक्रम साराभाई होंगे। और इसके बाद ही आपको याद हो 1963 में इंडिया एक रॉकेट सेंड करता है, जिसको बोलते हैं हम साउंडिंग रॉकेट, नाइक अपाचे, ठीक है, समझना। अब 1962 में ये बनेगा, फिर होगा, आपने एक नाम सुना होगा TERL, थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च स्टेशंस, ना। ये होता क्या है? ये आपका इस्टेब्लिश होगा कहाँ पर? थुम्बा कहाँ होगा आपका? केरल के पास एक ब्लेज है, और यहाँ पर क्या है? चर्च में, एक चर्च में इस्टेब्लिश होता है। इसी इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट टाइम पर बोलते हैं विक्रम साराभाई इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सिनेरियो 1962 में होगा, 63 में रॉकेट, उसके बाद में 1967 में विक्रम साराभाई एक इंडिजीनियसली क्या बनाते हैं? साउंडिंग रॉकेट बनाते हैं, डेवलप करते हैं क्या? साउंडिंग रॉकेट। और इन सब के बाद ही कब? 15 अगस्त 1969 को एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, जिसको बोलते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। ये सब कब इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा? आके 1969 तक, 15 अगस्त। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रोनोलॉजी आपको समझा देता हूँ। था क्या कि भाई CB रमन किसको लेके आते हैं? होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई इंडिया में आते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। उसके बाद होगा क्या? सिनेरियो क्या होगा? इंडिया इंडिपेंडेंट होगा। पूरे वर्ल्ड में क्या होगा कि भाई USSR स्पुतनिक 1 को लॉन्च कर देगा, इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट होगा, इंडिया USSR के साथ जाएगा, USSR इंडिया को सपोर्ट करेगा, और यहाँ इंडिया तब तक एनर्जी कमीशन और परमाणु ऊर्जा आयोग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना चुका था। अब होता क्या है? फिर जब USSR का सपोर्ट होगा तो इंडिया क्या बनाता है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनेगी। इस समिति या इस जो है कमेटी का प्रेसिडेंट कौन होता है? विक्रम साराभाई। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारत में, ठीक है, या भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जन्मदाता, या भारत में अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जन्मदाता किसको माना जाता है? विक्रम साराभाई को। फिर होता क्या है? इसरो इस्टेब्लिश होगा 1969 में, और इसके बाद यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। कब से? जब इसरो इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक। क्या इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पर? इसरो। अब यहाँ चीज़ों को समझना, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक।
वही सेम चीज़, इंडिया डिसाइडेड टू गो स्पेस व्हेन इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस प्रोग्राम एंड रिसर्च वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1962 with the visionary of Dr. Vikram Sarabhai and its helm INCOSPR set up the मुंबई इक्वेटोरियल रिसर्च रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जो TERL बनेगा, जिसको प्रेजेंट टाइम में हम क्या बोलते हैं, VSSC, तिरुवनंतपुरम फॉर अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद होगा क्या, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन 15 अगस्त 1969। इसरो कब इस्टेब्लिश होगा भाई, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और विक्रम साराभाई को क्या बनाया जाता है, इसका पहला अध्यक्ष, ठीक है, या पहला डायरेक्टर। ये चीज़ें आपकी शुरू होंगी और इसरो के पहले डायरेक्टर कौन होंगे, विक्रम साराभाई। यहीं तक आपका ये इसरो इस्टेब्लिश होता है। अब होगा क्या, एक चीज़ समझना आप, कोई भी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो जाता है, फंड कहाँ से आएगा, मेन चीज़ ये है, ऑर्गेनाइजेशन तो आप चलाओगे तो फंड कहाँ से आएगा। आपको लगता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के चलेगा? भाई देखो, बिना पैसे का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता। अब बना क्या था यहाँ तक, भाई इसरो बन गया। अब इसरो के साथ समस्या ये थी, ये जाए किसके साथ में, कौन से मिनिस्ट्री के अंतर, कौन से मिनिस्ट्री में होगा, क्योंकि इंडिया में जो फंड होता है ये टैक्स से कलेक्शन होगा, सबको पता है। टैक्स से कलेक्शन के बाद फिर होता क्या, एक बजट आता है इंडिया का और उस बजट के अकॉर्डिंग मिनिस्ट्री को जाता है, वो मिनिस्ट्री अगले अगले अपने अपने डिपार्टमेंट में भेजते हैं और उन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूट रहते हैं जहाँ भी ये फंड पहुँचता है। अब कंडीशंस ये थी, इसको किसी मिनिस्ट्री में नहीं रखा, इसको कहाँ रखा, PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। कहाँ रखा इसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पार्ट बनाया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पार्ट में डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस है और PMO क्या है आपका, एक पॉलिटिकल या वैसा ऑर्गेनाइजेशंस हो गया आपका, लेकिन यानी ब्यूरोक्रेट्स हो जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा, इसके लिए फिर क्या किया गया, एक स्पेस कमीशन बनाया गया। कब बनाया गया, 1972 में एक स्पेस कमीशन बनता है और एक डिपार्टमेंट बनता है जिसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, स्पेस कमीशन बनेगा और 1972 में ही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनेगा। और इसरो कब इस्टेब्लिश होता है, 1969। तो समझ लेना, ये कंफ्यूज नहीं होना, 1969 में इसरो होगा और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और स्पेस कमीशन 1972 में इस्टेब्लिश होंगे, दोनों चीज़ें। अब यहाँ के बाद सिनेरियो शुरू होगा काम, यहाँ से हमारा मेन सब शुरू होता है, ठीक है। यहाँ क्या पढ़ना है, होता क्या है, यहाँ हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज्ड करते हैं सिस्टम को। अभी जो डिसेंट्रलाइज था सिस्टम, उसको सेंट्रलाइज करते हैं, केंद्रीकृत करते हैं कि बहुत सारी लेबोरेटरीज उस समय थी। विक्रम साराभाई ने भी बहुत सारी लेबोरेटरीज खोली, ठीक है, क्योंकि अब याद रखोगे अहमदाबाद में और आसपास के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे लेबोरेटरीज खोले, क्योंकि विक्रम साराभाई खुद कहाँ से थे, अहमदाबाद से थे। इसीलिए आप पढ़ोगे PRL, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, ठीक है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, SAC, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, अहमदाबाद। ये सब किसके, विक्रम साराभाई, ठीक है। IIM अहमदाबाद, ये सब विक्रम साराभाई की ही देन है। होता क्या है, विक्रम साराभाई ये सारी चीज़ें यहाँ इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सभी ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ लेके आती है कि भाई जो स्पेस के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको हम एक टेबल पर लाते हैं, और एक टेबल पर लाने के लिए इनको क्या बना दिया गया, एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बना दिया गया, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस मैं आपको नए पेज पे बता देता हूँ, जिससे चीज़ें आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जहाँ आपको कंफ्यूजन ना हो, होगा क्या समझना पहले। PMO होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ठीक है। और ये क्या होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय। ये किसके पास रहेगा, मिनिस्ट्री। और इनके बीच में एक होगा अंतरिक्ष आयोग, जो क्या करेगा, आयोग का काम क्या है, इनकी सिफारिशों को यहाँ तक लेके जाना, ठीक है। और अंतरिक्ष विभाग का प्रमुख कौन होगा, इसरो का अध्यक्ष या डायरेक्टर, निदेशक। डायरेक्टर ऑफ इसरो क्या हो जाएगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का। अब होगा क्या, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करेंगी, जिनमें से आपका क्या है, एक इसरो है। क्या है,
एक इसरो है, और इसी में आप पढ़ोगे एक NARL और IIST। वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको मेंस में क्या पढ़ना है स्पेस टेक्नोलॉजी में, ये इसरो, NARL और IIST। इसके बाद इसरो के नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आप? LPSC, VSSC, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे SAC, ठीक है। ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? इसरो के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि कुल मिला के हमने ये PMO होगा, PMO के अंडर, यानी यहाँ पर क्या होगा? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग, ये अंतरिक्ष आयोग होगा जो सिफारिश करेगा। यहाँ होगा NARL, इंडिपेंडेंट बॉडी, सीधा किसको रिपोर्ट करेगा? अंतरिक्ष आयोग, अंतरिक्ष विभाग को। ये क्या होगा आपका? इसरो। यहाँ क्या होगा? IIST, LPSC, है ना, VSSC, SAC। तो ये सब किसके पार्ट हो जाएंगे? यहाँ समझना बेटा, है ना। तो आपको मेंस में क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ, और ये मेंस में आपके लिखने को आएंगे। तो अभी तक लोगों को पता ही नहीं था, तो लिखेंगे कैसे कि भाई लिखना कैसे? अब तो सीधा डायरेक्ट आप भूमिका भी बना सकते हो। मेंस में पढ़ेंगे, इसको कहाँ पढ़ेंगे? मेंस में। ये दोनों पार्ट किसके हैं? मेंस के। ये भी आप कहाँ पढ़ेंगे? इसको भी कहाँ पढ़ेंगे? इसको भी कहाँ पढ़ेंगे आप? मेंस में। ये भी कहाँ पढ़ेंगे आप? मेंस में। ये भी किसका पार्ट होगा? मेंस का। ये भी किसका पार्ट होगा? मेंस का। ये भी किसका पार्ट होगा? मेंस का। ये भी किसका पार्ट होगा? मेंस का, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप मेंस में पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए हैं आपको, आप अपना सिलेबस सामने रखना, ठीक है। यूनिट 7 मेंस का, और उसमें पढ़ लेना। NARL है, हाँ, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इंडियन स्पेस ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिए गए हैं? आपके मेंस में दिए गए हैं। तो ये यहाँ तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा था? मेंस की भूमिका। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम अगली क्लास में? भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, यानी यहाँ से मेंस शुरू होगा, जो आपका पहला टॉपिक होगा। तो आज की क्लास को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।